की क्रांति। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछले वीडियो को देते समय ये कह दिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस का मैटर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन के दौर आपके गुजरने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, इसलिए हमने महत्व को देखते हुए इस टॉपिक को सबसे पहले ले लिया। इसके बाद फिर देखते हैं कौन से टॉपिक लेते हैं जो अच्छे टॉपिक्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उस टॉपिक को हम लेते रहेंगे। ठीक है, जल्द ही हम आपके इंडियन पॉलिटी के पोर्शन को भी, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बोर्ड लिखा है 1857 की क्रांति है। तो पहली बात ये है कि क्रांति क्या होता है। तो क्रांति का मतलब होता है पुरातनता में परिवर्तन। मतलब जो पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें परिवर्तन। ठीक, या आप कह सकते हैं कि पुरातनता में परिवर्तन ही क्रांति है। अब यहाँ की बात आती है कि हमारी प्राचीन परंपराएं यहाँ पर क्या हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1757 में कोई वॉर हुआ था जिसे आप जानते हैं, और वो वॉर था प्लासी का युद्ध। ठीक, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ, इसका क्या प्रभाव आया था? इसका प्रभाव आया कि जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे या ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज कंपनी, तो अंग्रेज कंपनी के हाथों में क्या आ गई? राजनीतिक सत्ता भी आ गई। सीमित ही सही, लेकिन राजनीतिक सत्ता भी इनके हाथों में आ गई। ठीक है, तो जब राजनीतिक सत्ता इनके हाथों में आती है तो इसी के साथ भारत में एक दौर शुरू होता है। क्या? धोखे और विश्वासघात का दौर। धोखा और विश्वासघात। ठीक है, धोखा और विश्वासघात का दौर ये प्लासी के युद्ध के साथ ही शुरू होता है, और बेशर्मी के साथ बंगाल को लूटा गया था। ठीक है, इसी के साथ धीरे धीरे वो बढ़ाते हुए, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए तीनों प्रेसिडेंसियों में, ठीक है, अपने धोखे और विश्वासघात की परंपरा को प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्रांति के लिए जरूरी है संचित कारण। ठीक है, तो संचित कारण क्या है? तो आप देख रहे हैं कि धोखा और विश्वासघात करके भारत को एक्सप्लॉइट करने की अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, यही इनकी पुरानी परंपरा है। लेकिन देखिए, क्रांति के लिए यह जरूरी है कि संचित कारण तो हो ही, अपितु तात्कालिक कारण भी हो। तात्कालिक कारण भी होने आवश्यक हैं। ठीक, तो जो तात्कालिक कारण होंगे उसमें क्या था? ठीक है, एक सैनिक कारण था, और वो है चर्बी लगे कारतूस की घटना। चर्बी लगे हुए कारतूस की घटना। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों ने तो ये कहा था कि यही चर्बी लगे कारतूस की घटना ने ही, ठीक है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको और बता दें। ठीक है, वो है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख तत्व क्या क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके मुख्य तत्व क्या हैं 1857 के विद्रोह के। आप ऐसे ये लिखा हुआ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख तत्व क्या है ना? तो पहली बात आप याद रखेंगे कि इस विद्रोह का प्रतीक क्या है। विद्रोह का प्रतीक, तो इस विद्रोह का प्रतीक है रोटी और कमल।
कमल का मतलब यहाँ कमल के फूल से है, रोटी और कमल है ये। फिर ये है कि प्रतीक का निर्धारण किसने किया था? यह जो प्रतीक है इसको बनाया किसने, मतलब प्रतीक का निर्धारण किसने किया था? निर्धारण किसने किया? तो आप आंसर कर देंगे गुरुदास बाबा ने किया था, गुरुदास बाबा ने किया। अब प्रश्न आता है कि ये गुरुदास बाबा कौन है? ठीक है, तो गुरुदास बाबा ये नाना साहब के शिक्षक हैं, नाना साहब के ये गुरु हैं, ठीक है ना, नाना साहब के शिक्षक हैं या गुरु हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात आ गई, 1 2 तीसरी बात कि विद्रोह की योजना, विद्रोह की योजना, ठीक है। तो देखिए जो विद्रोह की योजना कहाँ बनी, ऐसे लिख दे रहे, तो आप कह देना कि 2 स्थानों पे बनी थी, 1 2, ठीक है। एक देश के अंदर, देश के अंदर, ठीक, और दूसरा देश के बाहर, देश के बाहर, ठीक, देश के अंदर और देश के बाहर। तो हम देखते हैं कि देश के अंदर कहाँ बन रही है, देश के अंदर। तो देखिए देश के अंदर यह योजना लाल किले में बनती है, लाल किले में यह निर्मित होती है, ठीक है। इसको बनाता कौन है, या लाल किले के अंदर निर्माता कौन कौन है, इस योजना के फॉर्मुलेटर कौन कौन है? तो एक है, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। एक तो है बादशाह बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर या सेकंड, ठीक। दूसरे कौन है, नाना साहब, नाना साहब। और तीसरे कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। हजरत महल है, बेगम हजरत महल उर्फ महक परी, महक परी मतलब अवध की बेगम, हजरत महल, ये 3 फॉर्मुलेटर हैं लाल किले के अंदर, ठीक है। और यहीं पर मतलब लाल किले में ही बगावत की तिथि का निर्धारण किया गया था कि हम बगावत करेंगे संपूर्ण देश में एक साथ 31 मई 1857 को, ठीक। अब देश के बाहर की बात हम करें कि देश के बाहर ये बगावत कहाँ हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं देश के बाहर इसकी योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो अगर हम देखें देश के बाहर, तो देश के बाहर इसकी बगावत की योजना मतलब विदेश में आप कर सकते हैं, विदेश में ये लंदन में बनती है, ठीक है, मतलब जहां से अंग्रेज वहीं पर, ठीक है, यह योजना बन रही है, ठीक है। तो विदेश में लंदन में बन रही है और इसे बना कौन रहा है, अजीमुल्ला बना रहे हैं, अजीमुल्ला बना रहे हैं, ठीक है। अब ये अजीमुल्ला कौन है, तो आप कहेंगे अजीमुल्ला साहब ये नाना साहब के पेशवा हैं ये, ठीक है ना, नाना साहब के सलाहकार हैं या पेशवा हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं अजीमुल्ला, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि अजीमुल्ला ही हैं जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध को, क्रीमिया के युद्ध का अनुभव प्राप्त किया था, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए और छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, कि विद्रोह के समय बादशाह कौन था, तो वो तो आप जानते ही हैं बहादुर शाह थे, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड थे। विद्रोह के समय बादशाह, ठीक, तो ये बहादुर शाह हैं, सेकंड है। और विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये भी कौन है, तो आप कहेंगे पाल्मर स्टन है, विस्काउंट पाल्मर
ईस्टर्न प्रधानमंत्री हैं। ठीक, एक चीज आप याद रखिएगा, विद्रोह के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन है? सेनापति मतलब अंग्रेजों का सेनापति, तो आप कहेंगे यहां अंग्रेज लिख देते हैं, अंग्रेज या अंग्रेजों के सेनापति हैं जॉर्ज एनिसन। एनिसन। लेकिन यहां आप एक चीज याद रखिएगा, विद्रोह जब होता है तो उस समय तो सेनापति कमांडर इन चीफ जॉर्ज एनिसन है, लेकिन जब विद्रोह शुरू होता है तो जॉर्ज एनिसन की मौत कॉलरा से होती है। कॉलरा एक रोग है, कॉलरा रोग से जॉन एनिसन की मौत होती है। ठीक है, तो अब जॉन एनिसन के स्थान पर कौन आ रहा है? ठीक है, तो आप कहेंगे नए सेनापति हैं जनरल पैट्रिक ग्रांट। एनिसन का स्थान कौन ले रहा है? तो आप कहेंगे पैट्रिक ग्रांट ले रहे हैं। पैट्रिक ग्रांट ये ले रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये, पैट्रिक ग्रांट हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगस्त 1857 में, ठीक है, लंदन से, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल ये नए सेनापति के रूप में आए थे। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा, विद्रोहियों का सेनापति कौन था? विद्रोहियों का घोषित सेनापति, विद्रोहियों का घोषित सेनापति कौन था? तो आप बोल देंगे नाना साहब थे। ठीक, नाना साहब, उर्फ इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है धूधू पंत। ठीक है, ये पेशवा बाजीराव सेकंड के एडाप्टेड सन है, जिसे हमने मराठों में इन्हें बखूबी बताया है। आप उसको जाकर के मराठों में आप जाकर के देखें। ठीक है, अब एक तथ्य आपको और बताना है, विद्रोह में शामिल भारतीय रियासतें कितनी हैं? ठीक है, विद्रोह में शामिल भारतीय रियासतें, तो आप कहोगे 21 और 7। रियासतें कितनी हैं? तो आप बोलोगे 21 और 7 इक्वल टू 28। 28 रियासतों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। ये 21 लोग हैं, ये अंग्रेजों के समर्थन में हैं, ये अंग्रेजों के समर्थन में है। और इन्हीं अंग्रेजों का समर्थन एक देश कौन कर रहा है? नेपाल कर रहा है। ठीक है, और नेपाल की तरफ से जंग बहादुर थापा, ठीक है, ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये 7 रियासतें ही हैं जो बगावती हैं। ठीक, तो 7 ये बगावत कर रही हैं, 21 समर्थन कर रही हैं। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखना है, और वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है, और वो है विद्रोह में विस्मृत की गई वीरांगनाएं कौन कौन हैं। विद्रोह में विस्मृत मतलब भुला दी गई, विस्मृत की गई वीरांगनाएं, जिन्हें भुला दिया गया, जिन पर कुछ इतिहासकारों ने अच्छा नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसमें है, पहला नाम है अफ्रीकी महिला दस्ता। और ये महिला दस्ता क्या करता था? बेगम हजरत महल, जो अवध की बेगम है हजरत महल, उनके बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, ये सभी मार दी गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन्हें स्थान नहीं मिल पाया।
ठीक है। और दूसरी चीज रहीमी ब्रिगेड, रहीमी ब्रिगेड की जो 2 महिलाएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन है? 2 महिलाएं रहीमी ब्रिगेड की जो 2 महिलाएं हैं वो कौन कौन है? एक तो उधाबाई पाशा है और दूसरी है हैदरी बेगम। उधाबाई पाशा और दूसरी हैं हैदरी बेगम। इन्हें भी सम्मान नहीं मिल पाया इतिहास के पन्नों में, ठीक है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे उधाबाई पाशा की क्या भूमिका है, हैदरी बेगम की क्या भूमिका है, लेकिन पहले हम ये देख लें कि रहीमी ब्रिगेड क्या है। तो आप कहेंगे बेगम हजरत महल द्वारा निर्मित महिलाओं की फौज है। ये महिला दस्ता है या महिला ब्रिगेड है या फौज है, रहीमी ब्रिगेड, ठीक। और इसके अतिरिक्त अन्य जो विस्मित हुई महिलाएं हैं वो हैं झलकारी बाई, झलकारी बाई है, ठीक है। और इसके साथ साथ महावीरी देवी, झलकारी बाई भी एक दलित महिला हैं, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और ये झांसी से हैं, ठीक है। और एक और बड़ा नाम है और वो है अजीजन बाई। अजीजन बाई, अजीजन बाई भी क्या है? तो आप कहेंगे ये कानपुर की एक तवाइफ रही हैं, तवाइफ हैं, ठीक है। और एक बात आपको और जो विशेष बात याद रखना है, ठीक है, वो ये है, 5वां पॉइंट कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको, है, ठीक है। और वो है जमीला, जमीला बाई। जमीला बाई के साथ साथ एक और नाम आता है शोभना देवी, शोभना देवी। और ये जो हैं ये कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं ये, ठीक। तो आपने देखा कि ये शानदार जो महिलाएं हैं जिनकी शानदार भूमिका रही है 1857 की क्रांति में, लेकिन इतिहास में इन्हें सम्मान नहीं मिल पाया है। इसमें एक नाम और भी आता है और वो है धार की रानी द्रौपदी भी आती हैं, धार की रानी द्रौपदी, द्रौपदी। और एक और है, ठीक है, और वो है रायगढ़ की अवंतीबाई, रायगढ़ की अवंतीबाई, ठीक है। अब आप देखें कि 1857 की बगावत में, ठीक है, ऑन द सिटी वॉल क्या है? देखिए, ऑन द सिटी वॉल रूडयार्ड किपलिंग की किताब है, उपन्यास है, ऑन द सिटी वॉल, सिटी वॉल, ये रूडयार्ड किपलिंग का ये उपन्यास है, उपन्यास है। और इसी उपन्यास में, ठीक है, 1857 की बगावत में जिन तवाइफों ने कार्य किया है उसी पर यह लिखी गई है। मतलब 1857 की बगावत में जिन तवाइफों ने अपनी कुर्बानी लगाई है, ठीक है, उन्हीं पर यह लिखी गई है, ठीक। अब एक विशेष बात आपको यहाँ याद रखना है, फिल्म 1857 की बगावत पर या विद्रोह पर एक फिल्म बनाई गई थी और वो फिल्म थी मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे ये एक फिल्म है और इस मंगल पांडे फिल्म में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका निर्देशक कौन है, मतलब डायरेक्टिंग किसकी है ये? तो ये केतन मेहता की है, ठीक। और नायक आपसे पूछ सकते हैं तो आप कह दीजिएगा नायक आमिर खान है, नायक आमिर खान है। तो जब नायक की बात आ गई तो नायिका की भी बात आती है
और वह नायिका हैं रानी मुखर्जी। नायिका हैं रानी मुखर्जी। ठीक, अब एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 1857 की बगावत पर, ठीक है, एक नाटक लिखा गया था, रोटी विद्रोह। 1857 की बगावत पर, ठीक है, क्या लिखा गया? एक नाटक है, नाटक, और इस नाटक का नाम है रोटी विद्रोह। ठीक है, और इसे लिखा किसने है, इसकी लेखिका कौन है? सुप्रिया करुणाकर। रोटी विद्रोह की लेखिका हैं, लेखिका सुप्रिया करुणाकर। ठीक, ये इनकी लेखिका है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 1857 में जो प्रोमिनेंट लिटरेचर कौन कौन से हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 1857 पर जो लिटरेचर लिखे गए प्रमुख साहित्य हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो इनका प्रमुख साहित्य है वो क्या है। ठीक है, तो एक तो हमने आपको बता ही दिया, ऑन द सिटी वॉल, रुडयार्ड किपलिंग का। दूसरा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यह जो किताब है, यह साहित्य है, ये बी डी सावरकर सर की है। बी डी सावरकर की है, और इस किताब का प्रकाशन उन्होंने 1908 में लंदन के इंडिया हाउस से किया था। लंदन के इंडिया हाउस में रहते हुए इन्होंने इसे लिखा था और प्रकाशित भी कराया था। ठीक, दूसरी जो किताब है वो है 1857, उसका नाम ही है 1857। ठीक, और ये जो 1857 है, इसी नाम से दो लोगों ने लिखा है। ठीक, एक कौन है? एक है अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद, और दूसरा बड़ा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन या एस.एन. सेन। ठीक, और एक और किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये जे.आर. होल्म्स की है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये किसकी है? तो जे.आर. होल्म्स की है, या होम्स कहते हैं इनको, लिखने के लिए लिख रहे हैं जरूर होल्म्स, लेकिन होम्स पढ़ा जाता है इनको। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी है। ठीक है, और एक किताब आप और देख लेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक, और अब हम ये जानते हैं कि यह विद्रोह हुआ ही क्यों, आखिर इस विद्रोह के होने का कारण क्या है। फिर हम लोग धीरे धीरे इसकी गहराई में घुसते चले जाएंगे। एक मैटर इसमें आप और भी जान लें, तब हम लोग चर्चा करें। देखिए, 1857 की बगावत का सरकारी इतिहासकार मतलब गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया इतिहासकार, ठीक है, इसमें आप दो नाम याद रखेंगे, एक हैं रमेश चंद्र मजुमदार, R.C. मजुमदार, और दूसरा नाम आप याद रखेंगे एस.एन. सेन। तो इसमें हम आपको डिफाइन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर दो इतिहासकार कैसे हो गए।
तो आप याद रखिएगा कि आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था पहली बार इतिहास लिखने के लिए। लेकिन आरसी मजूमदार और सरकार से मतभेद हो जाने के कारण आरसी मजूमदार ने इस्तीफा दे दिया, मतलब छोड़ दिया, उन्होंने नहीं लिखा। फिर इतिहास किसने लिखा? एसएन सेन। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकारी इतिहासकार कौन है? एसएन सेन है। ठीक है, इन मतभेद का कारण क्या था? आरसी मजूमदार इसे राष्ट्रीय मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, यह राष्ट्रीय आंदोलन था या स्वतंत्रता संग्राम था, ये इसे मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, लेकिन एसएन सेन का कहना था कि देखिए राष्ट्रीयता के अभाव में भी यह स्वतंत्रता संग्राम तो था ही। ठीक है, क्योंकि देखिए दुनिया में जब भी और जहाँ भी कभी भी जहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं या आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, ठीक है, उसमें संपूर्ण राष्ट्र कभी नहीं होता। ज़्यादातर लोग तो एक तमाशाई होते हैं। ठीक है, मतलब बहुजन जो होती हैं, बड़ी संख्या जो होती है किसी भी देश की या किसी भी समाज की, वो एक तमाशाई होती है। ठीक है, लड़ते तो केवल कुछ लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन सबके दिल में एक इच्छा थी कि अंग्रेजों से मुक्ति या व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसलिए यह स्वतंत्रता संग्राम था और इसी बात पर लेकर के आरसी मजूमदार से और सरकार से मतभेद हुआ था। अब आप आइए देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या है, मतलब इसके रीजन क्या है 1857 के। ठीक है, तो पहले वह हम देख लेते हैं, ठीक है, कि सामाजिक और धार्मिक कारण है, मतलब सोशियो एंड रिलीजियस रीजन है इसके, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस धार्मिक कारण है। ठीक है, पहले हम पॉइंट दे देते हैं, इसके बाद तब आपके सामने इसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो अगला रीजन है वो है इकोनॉमिकल है, फैक्टर है या आर्थिक कारण है। ठीक है, अब अगर हम तीसरी बात करें, ठीक है, तो वो हम राजनीतिक कारण रख देते हैं, पॉलिटिकल, ठीक है, फैक्टर को ला देते हैं, राजनीतिक कारण। और फिर जो फोर्थ पॉइंट लाते हैं वो है सैनिक कारण। ठीक है, अब सैनिक कारण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है, ठीक है, पूर्व से संचित कारण, संचित कारण, ठीक है, और फिर दूसरा हम कर देते हैं इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण। ठीक है, क्लियर? तो ये है इस बगावत के जो कारण है उस, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, तो देखिए सामाजिक, पहले हम देखते हैं कि सामाजिक कारण क्या है। तो देखिए भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में क्या था, अनेकों नकारात्मक परंपराएं थी, नेगेटिव्स ट्रेडिशंस थे, नकारात्मक परंपराएं थीं। आज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नकारात्मक परंपराएं हैं और कुछ, ठीक है, नकारात्मक रीति रिवाज हैं। ठीक, क्लियर? और धार्मिक कुरीतियाँ आज भी हैं, कल भी थीं, आगे भी रहेंगी। ठीक है, कुरीतियाँ थीं। ठीक है, तो देखिए जब अब जैसे इनमें से हम कुछ का नाम आपको गिना देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या था। तो जैसे देखिए हमारे यहाँ इन्फेंटिसाइड था, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पहले शुरू कर लिए सती प्रथा थी ही, ठीक है, फिर चाइल्ड मैरिज था, बाल विवाह था, ठीक है, फिर विधवा को, ठीक है, विधवा जीवन त्रासदीपूर्ण था। ठीक, क्लियर? और इसके साथ साथ और भी परंपराएं थी, जैसे आप कह सकते हैं कि ऊंच नीच की भेदभाव भी था। ठीक है, असमता यहाँ मौजूद थी। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने इसे अमानवीय माना, मतलब कहा कि ये सब अमानवीय चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने इसे कहा अमानवीय है, तो इससे भारतीयों ने क्या माना कि वह उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप है और इसलिए अंग्रेज क्यों उनके रीति रिवाज में, क्यों उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इससे उनके अंदर असंतोष था। ठीक है, अब अगर हम धार्मिक रीजन भी देख लें
तो धार्मिक रीजन में एक बड़ा रीजन ये है कि 1813 के वर्ष में चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था कि ईसाई जो मिशनरीज हैं इनको भारत में आने और ईसाईयत का प्रचार प्रसार की अनुमति भी दी गई थी। तो इससे भी भारतीयों में असंतोष चल रहा था। 1850 में एक कानून आता है, लैक्स लोकी कानून। लैक्स लोकी कानून आता है, ठीक है। तो लैक्स लोकी जो कानून है उसकी धारा 21 है। लैक्स लोकी कानून में एक सेक्शन है, धारा है 21, और इस धारा 21 में क्या कहा गया था कि विवाह कर लेने से किसी का धर्म नष्ट नहीं होता, ठीक है, क्लियर। और इससे भी भारतीयों के अंदर असंतोष मौजूद था, ठीक है। और धार्मिक चिन्हों को लगाने की अनुमति भी अंग्रेजों ने नहीं दिया था। जैसे 1806 में सेना के क्षेत्र में या सैनिकों की पहली बगावत, पहली धार्मिक बगावत होती है, धार्मिक बगावत होती है, ठीक। तो ये जो धार्मिक बगावत है ये है एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो वेल्लोर जो सेंट्रल जेल है, वेल्लोर सेंट्रल जेल में टीपू सुल्तान के सैनिक बंद थे, टीपू सुल्तान के सैनिक बंद थे, ठीक है। तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, ठीक ना। टीपू सुल्तान के सैनिक बंद हैं और ये हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो ये इनके अलग वस्त्र हैं, ठीक है, अलग तरीके से ये धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजों ने जो है इसी पर रोक लगाया था और यहाँ पर यूनिफॉर्म, ठीक है, सिविल कोड ला दिया था। सेना के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने सबको एक करने की कोशिश किया था तो इससे भी भारतीयों ने, ठीक है, क्या माना था, अपने आंतरिक मामले में या धार्मिक मामले में हस्तक्षेप माना था, ठीक है। तो अब ये आपने सामाजिक और धार्मिक कारण देखा। अब हम आपको बताते हैं कि आर्थिक कारण भी इनके थे। तो आर्थिक कारण क्या था इनके में असंतोष, भारतीयों में असंतोष फैलने का। तो देखते हैं आर्थिक कारण में। तो जो इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, आर्थिक कारण हैं, उसमें पहली बात तो आप याद रखिएगा कि लैंड टेन्योर सिस्टम है या रेवेन्यू सिस्टम है, या आप कह सकते हैं भू राजस्व की व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कौन सा लैंड सिस्टम यहाँ पर भारत में विकसित किया था? तो आप याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लाया था, अस्थाई बंदोबस्त लाया था या परमानेंट सेटलमेंट लाया था। दूसरी चीज़ उन्होंने महलवाड़ी लाया था, महलवाड़ी, ठीक है, सेटलमेंट लाया था या बंदोबस्त लाया था। और तीसरा था इनका रैयतवाड़ी, ठीक है ना। ये तीन इनकी व्यवस्थाएं चल रही थी, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त से भी असंतोष था। क्यों असंतोष था? क्योंकि कल तक का कृषक, जो कल तक कृषक था, आज अपनी ही भूमि में मजदूर बन चुका था, ठीक है। पुनः आप बात याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ये 1793 में लागू हुआ था, महलवाड़ी बंदोबस्त 1819 में था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में था, ठीक है। ये हम लोग व्यापकता के साथ पढ़ेंगे जब हम लोग रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग इंग्लिश रिजीम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसे व्यापकता के साथ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें आपको इतना बताना जरूरी है कि अस्थाई बंदोबस्त से, ठीक है, भूमि का मालिक कौन हुआ? जमींदार बन गया, ठीक है। भूमि का मालिक कौन हुआ? आप कहेंगे जमींदार हो गया। और किसान क्या बना? ठीक है, अपनी ही भूमि पर मजदूर में बदल गया। तो किसानों ने अपनी पहचान को खोया था, इसलिए उनमें यह असंतोष पहले से संचित हो रहा था। अब ये जो महलवाड़ी बंदोबस्त है ये 1819 में हाल्ट मैकेंजी लाते हैं, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी लाते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कॉर्नवालिस ने इसे उत्पन्न किया है अस्थाई बंदोबस्त को, ठीक है। लेकिन महलवाड़ी बंदोबस्त हाल्ट मैकेंजी लाते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है कि संपूर्ण गांव को एक महाल मान करके उसे ही कर देने के लिए या भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अब देखिए जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया था, इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में 1820 में ये मद्रास से शुरू होता है, ठीक है, क्लियर।
लेकिन 1820 का जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, इसके अंदर बात क्या थी? बात ये थी कि इसमें सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध था, मतलब कोई भी बिचौलिया नहीं था। आप देख रहे हैं कि इसमें भी बिचौलिया है, मतलब सरकार है, फिर जमींदार है, फिर मजदूर है, मतलब कृषक है, मतलब बिचौलिया यहाँ जमींदार है। यहाँ आप देख रहे हैं महाल है, महलवाड़ी में महाल या ग्राम पंचायत ही, ठीक है, बिचौलिए की भूमिका निभा रही है। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था। तो ये उम्मीद तो थी कि किसान का अच्छा दिन गुजरेगा, लेकिन अच्छे दिन उसके आएंगे, लेकिन ये अच्छा दिन आया नहीं। क्यों नहीं आ पाया अच्छा दिन? क्योंकि सरकार किसानों से, ठीक है, रेवेन्यू या टैक्स कैसे लेती थी? कैश में लेती थी, और किसानों के पास कैश था नहीं, ठीक है। किसानों के पास काइंड था, मतलब उनके जो ग्रेन थे वो थे, उनके पास तो कैश था नहीं। इसलिए वो कैश की चाहत में, किसान कैश की चाहत में कहाँ गया? तो आप कहेंगे मनी लेंडर्स के पास पहुँच गया, साहूकारों के पास पहुँच गया, और फिर वो साहूकारों के ब्याज के चक्रव्यूह में फंस गया, ठीक है। और ब्याज के चक्रव्यूह में फंस करके उसने अपना सब कुछ खो दिया था, इसलिए भी उसके अंदर असंतोष था, मतलब इस लैंड, ठीक है, सिस्टम की बदौलत, ठीक है। इसके बाद एक और है असंतोष का, वो है अकाल, ठीक है, फैमिन, ठीक है। तो ये अकाल आते रहे बार बार जब तक अंग्रेज रहे, ठीक है। उनके नसीब में एक चीज़ रही कि ये भारत में सदैव अकाल आता रहा, ठीक है। तो ये अकाल या फेमिन को हम देखते हैं। अकाल, तो हमने अभी आपसे कहा कि अंग्रेज़ों के काल में अकाल खूब आए, खूब भूखमरी फैली, लोग मरे। क्यों मरे? ठीक है, तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि अंग्रेज एक व्यापारी थे। देखिए, जब अंग्रेज एक व्यापारी थे तो व्यापारी का हित क्या है? व्यापारी का हित लाभ है, ठीक है। और लाभ कैसे आएगा? ठीक है, तो लाभ आएगा, ठीक है, सब्सटेंशियल फार्मिंग से नहीं आएगा। सब्सटेंशियल फार्मिंग का मतलब जीविका निर्वहन की खेती से नहीं आएगा, या सब्सटेंशियल फार्मिंग से नहीं आएगा। वो तो लाभ आएगा कैश क्रॉप से आएगा, ठीक है, मतलब नगदी फसलों से आएगा, ठीक है ना, नगदी फसलों से आएगा। तो अब अंग्रेजी व्यवस्था ने क्या किया? नगदी फसलों की खेती कराई, जैसे चाय की खेती कराई, कॉफ़ी की खेती कराया, ठीक है, रबड़ की खेती कराई, ठीक है, जूट की है, कपास की है, ठीक है, गन्ने की है, ये सब कुछ इन्होंने खेती कराया। तो इसका मतलब सब्सटेंशियल जो आउटपुट है या स्टफ है या ग्रेन्स हैं, गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक है, इसकी खेती नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास पैसा तो आ गया था, भाई इसको उत्पन्न किया फिर बेचा, तो किसानों के पास पैसा तो था, लेकिन उनके पास ग्रेन नहीं थे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में भी भूख से मर गए, ठीक है। तो जब भूख से लोगों ने अपने को मरते देखा था, तो वे लोग ऐसी व्यवस्था का अंत करना चाहते थे। एक और आता है इनाम कमीशन। देखिए, जो इनाम कमीशन है, इसकी नियुक्ति 1854 में, ठीक है, डलहौजी ने किया था, ठीक है, क्लियर, जमींदारों की जमींदारी व्यवस्था की जांच करने के लिए। तो इनाम कमीशन की रिपोर्ट पर 20,000 लोगों की जमींदारी छीन गई थी। कितने लोगों की? 20,000 लोगों की जमींदारी छीन गई थी, समझ गए। तो जो 20,000 लोगों की जमींदारी छीनेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो अंग्रेजों से नाराज होंगे, ठीक है। और आर्थिक कारणों में आप एक कारण आप और जान लें, ठीक है, कर्मचारियों के साथ भेदभाव इनके आर्थिक कारणों में और था, एक और कारण था, मतलब फिर से आप जाने, कर्मचारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ये, कर्मचारियों के साथ भेदभाव। तो आइए हम देखते हैं कि क्या भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। समान, जब कार्य समान हो, समान कार्य हो, तो समान वेतन भी होना चाहिए, समान सुविधाएं भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ठीक है, कि वेतन में भी असमानता थी। मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तो इनको ये अधिकतम वेतन देते थे, और जो हिंदुस्तानी थे, इंडियंस थे, इनको यह भेदभावपूर्ण न्यूनतम वेतन देते थे, ठीक है। ठीक यही बात सुविधा के संदर्भ में भी थी, ठीक है। और एक चीज़ और आप जान लें
कि कोई भी भारतीय, ठीक है, सूबेदार, सेना में सूबेदार के पद से बड़ा कोई पद नहीं प्राप्त सकता था और सिविल में सदर अमीन या एसडीएम से ऊपर का पद होल्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब 50-60 रुपए से ऊपर वेतन वाले जो पद थे उस पर इनकी नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है, और एक पॉइंट और है आर्थिक असंतोष का, और वो है रेलवे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेलवे ने कैसे असंतोष को फैला दिया। ठीक है, भारतीयों को। तो रेलवे, देखिए रेलवे ने किया क्या, रेलवे ने किया क्या कि भारत के खेतों को, खलिहानों को, ठीक है, खेतों, खलिहानों और बाजारों को इसने किससे जोड़ दिया? आप कहोगे बंदरगाहों से जोड़ दिया। ठीक है, और बंदरगाहों ने इसे किससे जोड़ दिया? आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका सीधा परिणाम क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मतलब भारतीय जो उत्पाद हैं वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पाद, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं इसके जो प्रोडक्शन है, ठीक है, दूसरे देशों के जो प्रोडक्शन है ये भारत के बाज़ारों में आ रहे हैं, भारत की बाज़ार में। तो आप याद रखिए भारत तो उतना विकसित था नहीं। ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से भारत के बाज़ारों में जो गुड्स आ रही हैं ये क्या है? सस्ती हैं। ठीक है, बेहतर है या नहीं है ये अलग का मैटर है, लेकिन सस्ती तो है ना। तो जब सस्ती है तो लोगों ने क्या किया कि इसी सस्ती वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया, और भारत का, ठीक है, जो शिल्प उद्योग है ये शिल्प उद्योग धराशायी होता चला गया। इसलिए हमारे बुनकरों को भी, हमारे शिल्पियों को भी, ठीक है, अंग्रेज़ों से शिकायत थी, असंतोष था। ठीक है, अब एक हम देखते हैं जो पॉलिटिकल रीजन है, राजनीतिक कारण है, वो क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राजनीतिक कारण क्या है, पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या है। तो इसमें देखिए राजनीतिक कारण में, ठीक है, राजनीतिक कारण में हम आपको सबसे पहले ले आते हैं न्यायिक क्षेत्र में, न्यायालय। ठीक है, तो न्यायालय में क्या चल रहा है? तो आप कहेंगे पहली बात तो ये है कि किसी भी भारतीय न्यायाधीश को, ठीक है, अंग्रेजों के या यूरोपियन के विरुद्ध मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था, यूरोपियन के विरुद्ध, ठीक है, मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक ही अपराध में, एक ही प्रकार के अपराध में अंग्रेजों को और भारतीयों को, ठीक है, विभेदीपूर्ण दंड दिए जाते थे। ठीक है, तो इससे भी लोगों के अंदर एक असंतोष मौजूद था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बादशाह के साथ अनुचित व्यवहार, ठीक है, अनुचित व्यवहार। तो ये अनुचित व्यवहार में आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, 1, 2। तो एक है एमहर्स्ट, गवर्नर जनरल एमहर्स्ट, और दूसरे हैं गवर्नर जनरल डलहौजी। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, भविष्य के युवराज पर, मतलब भविष्य के बादशाह पर, भविष्य का बादशाह। ठीक है, तो देखिए जो एमहर्स्ट सर है, गवर्नर जनरल एमहर्स्ट, इन्होंने बार बार बादशाहों को कहा था कि आप तो नॉमिनल चीफ हैं, नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविक तो हम हैं। ठीक है, तो ये बार बार करके क्या करना चाह रहे थे? उनको निम्न दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और डलहौजी ने कहा था कि बादशाह को लाल किला खाली कर देना चाहिए, लाल किला खाली कर देना चाहिए, और खाली करके उनको, ठीक है, किराए का कोई मकान ले लेना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए अगला जो पॉइंट है भविष्य का बादशाह। तो बादशाह बहादुर शाह ने किया क्या था? बादशाह बहादुर शाह ने अपने जो सबसे बड़े बेटे हैं वो हैं जवा खां, क्या नाम है उनका? जवा खां।
तो जवां खां को अगला युवराज घोषित कर दिया था, अगला युवराज घोषित किया था, लेकिन डलहौजी ने इन्हें युवराज या प्रिंस मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अब अन्य जो रीजन है पॉलिटिकल रीजन में, उसमें आप दिखा सकते हैं बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेलेजली के सब्सिडरी अलायंसेस, बेलेजली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि बेलेजली की नियुक्ति कब होती है, 1798 में होती है, और 1798 का यह वर्ष अंग्रेजी इतिहास का सबसे, या अंग्रेजों के इतिहास का सबसे काला दिन है। अंग्रेजों के इतिहास का सबसे ब्लैक डेज माना जाता है, अंग्रेजों के इतिहास का काला दिन, या काफ़ी दुख का दिन है, ये काला दिन है। क्यों है काला दिन? क्योंकि नेपोलियन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस के, ठीक, तो नेपोलियन ये क्या कर रहे हैं, रूस के जो किंग हैं, ठीक है, जारपाल, इनके साथ क्या कर रहे हैं, एक समझौता करके, ठीक है, और ब्रिटेन को भारत में पराजित करना चाहते हैं या भारत में जीतना चाहते हैं। यूरोप में तो नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन नेपोलियन कर क्या रहे हैं, रूस के जारपाल के साथ मिल करके, ठीक है, वो ब्रिटेन को भारत में हराना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, एक लैंड मतलब स्थलीय देश है, जबकि ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन एक आइलैंड है या द्वीप है, और ब्रिटेन द्वीप होने के नाते उसको हराने के लिए चाहिए क्या कि समुद्र में युद्ध या जल युद्ध, और जल युद्ध में शायद ब्रिटेन को हराने वाला उस समय कोई नहीं था। ठीक है, और नेपोलियन इसीलिए चाहता था, ठीक है, कि हम ब्रिटेन को भारत में हराएं। ठीक है, और इसी समय, ठीक है, नेपोलियन का साथ भारत की रियासतें भी दे रही थी। हैदराबाद भी ये जुड़ा हुआ था नेपोलियन के साथ, ग्वालियर भी जुड़ा हुआ था, ठीक है, मैसूर भी जुड़ा हुआ था, ठीक है, मराठे भी जुड़े हुए थे, किसकी तरफ, फ्रांस से सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे। ठीक है, इसलिए बेलेजली ने क्या किया, ठीक है, कि जब यहाँ आए, इंडिया में आए, तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि कोई भी स्वतंत्र रियासत भारत में नहीं होंगी, हर रियासतें अपने अस्तित्व के लिए अंग्रेजी प्रशासन के पर आधारित हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने सहायक संधि के द्वारा एक के बाद एक करके, ठीक है, रियासतों का विलय करना शुरू कर लिया था। तो इससे जिन रियासतों का विलय हुआ था, ठीक है, वे रियासतों में भी असंतोष था। ठीक, अब एक पॉइंट आप और जान लें, नेपियर द्वारा सिंध का विलय। चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है, 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय कर लिया था, और कहा भी था, ठीक है, कि हमें सिंध के विलय का अधिकार तो नहीं है, परंतु हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह, ठीक है, निजतापूर्ण होते हुए भी लाभदायक है। ठीक, अब एक चीज और देख लेंगे, डलहौजी की विविध नीतियां। डलहौजी की जो विविध नीतियां हैं, ठीक है, इससे भी भारतीयों में असंतोष था। तो ये विविध नीतियां कौन कौन सी हैं, 1 2 3। तो देखिए, जो विविध नीतियों में आएंगी, एक तो आ जाएगी गोद लेने की प्रथा का अंत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद लेने की प्रथा का अंत। मतलब इसमें ये कहा गया था कि जिन राजाओं को, ठीक है, संतानें नहीं हैं, वे किसी को दत्तक पुत्र बनाने के पहले अंग्रेजों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो अब गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और इस आधार पर, ठीक है, 1848 में जैतपुर स्टेट का विलय किया गया था, और 1849 में संभल का विलय किया गया था, संभलपुर का विलय हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ ऐसे 1854 आप देख लेंगे, तो 1854 में, ठीक है, तुलसीपुर का हुआ था, तुलसीपुर
ठीक है, झांसी हुआ, ठीक है, नागपुर हुआ, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जिन लोगों से ये अधिकार छिनेगा, जाहिर सी बात है कि उनमें असंतोष होगा और इस असंतोष का परिणाम होगा बगावत। ठीक है, अब कुप्रशासन के आधार पर, मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन या माला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, के आधार पर किन किन रियासतों का विलय किया गया था। तो कुप्रशासन के आधार पर, कुप्रशासन या माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अवध का विलय किया गया था, अवध का विलय किया गया था। ठीक है, तो अवध के शासक कौन है? अवध के शासक है वाजिद अली शाह। ठीक है, अली शाह। ठीक है, इनसे अवध को छीन लिया गया था और इन्हें पेंशन दे करके 12 लाख रुपए एनुअली या वार्षिक पेंशन दे करके निकाल दिया गया था। और इसी समय वाजिद अली शाह ने, जब इनको निकाला गया था और ये अवध से निकाल करके कलकत्ता भेजे जा रहे थे या बंगाल भेजे जा रहे थे, तो वाजिद अली शाह ने एक काफ़ी भावनात्मक लाइनें बोला था। ठीक है, और वो भावनात्मक लाइनें थी, वो था दरो दीवार पर, दरो दीवार पर हसरत से नज़र रखते हैं, हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, खुश रहो अहले वतन, वतन अब हम तो सफ़र करते हैं, हम तो सफ़र करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं, एक बार हम आपको इसे और पढ़ के सुना देते हैं, शायद क्लियर ना हो दिखने में। दरों दीवार पर हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, लास्ट में है लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने अपने जाते समय कहा था। जाहिर सी बात है कि ये बातें लोगों को भावुक बनाने के लिए पर्याप्त थी। ठीक, अब एक पॉइंट और है, उपाधियों का अंत। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत। तो आइए देखते हैं उपाधियों का अंत का क्या मैटर है। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत, तो इस आधार पर दो लोगों की रियासतें गई थी, एक नाना साहब की गई थी और दूसरा कर्नाटक की नवाबियत का अंत हुआ था। ठीक है, नाना साहब की पेंशन गई और कर्नाटक के नवाब का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके दामादों को भी डलहौजी ने, ठीक है, नवाब मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं सैनिक कांड क्या क्या है। तो सैनिक कांड में दो कांड आप रख लीजिएगा, एक संचित कांड रख लीजिएगा, ठीक है, और दूसरा तात्कालिक कांड रख लीजिएगा। ठीक है, एक संचित कारण है और दूसरा तात्कालिक कारण है, इमीडिएट कारण है। ठीक, तो आइए जरा हम देखते हैं संचित कांड में क्या क्या है। तो संचित कांड में सबसे पहले आप जाइए 1764। 1764 में बक्सर का वार हुआ था। ठीक है, और जो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, इसमें, ठीक है, भारतीय सैनिकों में असंतोष हुआ था और उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ा था और, ठीक है, मीर कासिम की फौज में आए थे। ठीक है, फिर दूसरा रीजन था 1806 में, अभी हमने आपको बताया था बेल्लूर सेंट्रल जेल में, ठीक है, सेना की पहली धार्मिक बगावत हुई थी। ठीक है ना, अभी हमने कुछ ही समय पहले बताया था, आप वो पीछे का मैटर, ठीक है, पुनः रिप्ले करा करके देख लें। ठीक है, अब फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है 1824। तो 1824 में 47 NI, 47 NI, NI का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री, देसी, ठीक है, पैदल सैनिकों ने, ठीक है, तो इन्होंने बगावत कर दिया था और इन्होंने बगावत करके बर्मा अभियान पर जाने से मना कर दिया था। ठीक, और एक और रीजन है और वो है 1854। 1854। ठीक, तो 1854 में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि फ्री
मतलब 1854 में जो सैनिक हैं इनको फ्री करस्पॉन्डेंस, सैनिकों को 1854 में सैनिकों को मुफ्त पत्र व्यवहार या फ्री करस्पॉन्डेंस का राइट से छीन लिया गया था। पहले इनको क्या था कि इनको ये था कि आप बिना किसी स्टम्प पेपर के या बिना कोई डाक टिकट लगाए हुए, ठीक है, आप पत्र भेज सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1854 में इस राइट्स को छीन लिया। ठीक है, फिर एक और आएगा 1856, और 1856 में सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था, सेना भर्ती अधिनियम या सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया। और इस सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में कहा गया था, ठीक है, कि सैनिक जो भर्ती हो रहे हैं वो कभी भी और कहीं भी, ठीक है, अपनी सेवाएं देने के लिए भेजे जा सकते हैं। ठीक, और अब तात्कालिक कांड क्या है, ठीक है, तो आइए देखते हैं तात्कालिक कांड क्या है। तो तात्कालिक कांड में चर्बी लगे कारतूस की घटना है, लेकिन इसका थोड़ा मैटर और व्यापकता के साथ देख लीजिए। देखिए जो तात्कालिक कांड है, इस तात्कालिक कांड में आपको याद रखना होगा कि ये देखिए लिखा है ब्राउन बेस, ठीक है, ये अंग्रेजों की मतलब पुरानी बंदूक थी। ठीक है, तो इसी को हटाया जा रहा है और इसके स्थान पर इनफील्ड राइफल P53 को लाया जा रहा है। ये याद रखिएगा, P53 क्या है ये पूछ चुका है। तो इनफील्ड राइफल P53 को ब्राउन बेस के स्थान पर लाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो इनफील्ड राइफल 53 है, ठीक है, इसमें जिस कार्टाइज या गोली का प्रयोग किया जाता है वो बुलिज आर्सेनल में बनती है। बुलिज आर्सेनल या शस्त्रागार आर्सेनल में बनती है। ये बुलिज आर्सेनल की लोकेशन क्या है, तो आप ये कह देंगे कि ये मद्रास में थी। ठीक है, बुलिज आर्सेनल। ठीक है, तो ये जो बुलिज आर्सेनल है इसी में ये गोली बनती थी। ठीक है, इस गोली की खास बात ये थी कि इसमें ये कहा गया था, अफवाह ये आई थी, ठीक है, कि ये जो गोली है इस पर जो टिप्स बनाया जाता है, ठीक है, इस पर गाय और सूअर की दोनों की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, और वैसे तो ये अफवाह कही जाती है, लेकिन इस अफवाह की जांच करने के लिए स्मिथ आयोग का गठन किया गया था। स्मिथ आयोग का गठन हुआ था और स्मिथ आयोग ने इसे सत्य घटना माना था। ठीक है, और कहा था कि यह अफवाह नहीं, एक सही घटना थी। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि इसका परिणाम क्या आएगा। इसका परिणाम ये आएगा, मतलब ये अफवाह का जो उसमें तो खैर अफवाह ही थी, वो तो स्मिथ आयोग ने तो बाद में अपनी रिपोर्ट दिया है। ठीक है, तो इस अफवाह का क्या प्रभाव आया, तो इस अफवाह का प्रयोग आप 2 पॉइंट में देख लें। इस अफवाह का पहला परिणाम आएगा कि 23 जनवरी 1857 को, 23 जनवरी 1857 को, ठीक है, कलकत्ता में एक स्थान है दमदम, यहाँ रहती थी 19 NI। हमने अभी आपको बताया था N का मतलब नेटिव और I का मतलब इन्फेंट्री है, देसी पैदल सैनिक। ठीक है, तो 19 NI के सैनिकों ने बगावत कर दिया था। ठीक है, और 19 NI को भंग कर दिया गया था। फिर देखिए इसके बाद दमदम से यह बगावत चल करके 26 डेट हमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, क्या है मेरी समझ से शायद फरवरी है, आप इसे देख लीजिएगा या हम इसे देख करके बता देंगे। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल डाउट में हूँ इसलिए इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो है दमदम से ये जो बगावत आई है, ये बगावत का स्थान है कहाँ पर, तो आप कहोगे बहरामपुर में आई है, बहरामपुर में आई है। ठीक है, तो यहाँ बहरामपुर में, ठीक है, बगावत हुई। फिर यही बहरामपुर से चल करके ये बैरकपुर आई है। ठीक है, बगावत कहाँ आई, बैरकपुर में आई। ये सब बंगाल में है और बैरकपुर में ही 29 मार्च को, ठीक है, मंगल पांडे
ने कार्टाइज या बंदूक की गोली को लेने से मना कर दिया, ठीक है। और अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट वॉ लिखा जाता है, वॉ और हियरसे, सार्जेंट मेजर हियरसे की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें बाघ तो मार दिया गया था लेकिन हियरसे, ठीक है, यह गवाह बन गया था, ठीक है। परिणाम क्या होगा? 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, मंगल पांडे और मंगल पांडे के सहयोगी थे, ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा था और जल्दी यह प्राप्त मैटर नहीं होता, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, तो मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, को बैरकपुर में ही, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इसके बाद यह असंतोष 24 अप्रैल को मेरठ पहुंचता है। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ पहुंचता है। इस मेरठ में कौन है? तो आप कहेंगे 3C है, मतलब तीसरी अश्वारोही है। 3C या कैवलरी तीसरी अश्वारोही है, ठीक है। इस तीसरी अश्वारोही के 99 सैनिकों ने, ठीक है, कार्टाइज नहीं लिया और बगावत कर दिया था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये आएगा कि 9 मई ध्यान दें, अंतिम लाइन चल रही है आपका मैटर का, तो ये देखिए 9 मई 1857 को मेरठ में एक स्थान है कुंवर सिंह स्टेडियम, और इसी कुंवर सिंह स्टेडियम में, ठीक है, 85 सैनिकों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, क्योंकि 14 सैनिकों ने क्या किया था, ठीक है, क्षमा मांग लिया था, सॉरी बोल करके, ठीक है, और बगावत अंग्रेजों का साथ दे दिया था, ठीक ना। अब एक ही देखें इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। इसकी प्रतिक्रिया होगी 10 मई को 1857 को मेरठ से बगावत प्रारंभ हो गई, ठीक। और फिर यहीं से बगावत ये दिल्ली जाएगी और इसका मैटर आपको अगले वीडियो, जो कि कल ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप निश्चय ही अपने अध्ययन को सटीक ढंग से कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है।